आज हम एक ऐसी किताब के आइडियाज और उसकी कहानी में गहराई से उतरेंगे जिसने न सिर्फ दुनिया की सबसे सफल इन्वेस्टमेंट फर्म्स में से एक बनाई, बल्कि जिंदगी, मैनेजमेंट और कामयाबी को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका सिखाया। और ये किताब है रे डालियो की प्रिंसिपल्स। हाँ, प्रिंसिपल्स। और आज हमारा मिशन सिर्फ इस किताब की समरी देना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम रे डालियो के सफर को एक कहानी की तरह देखेंगे। मतलब कैसे वो अर्श से फर्श पर आए और फिर उस दर्दनाक नाकामी से उन्होंने ऐसे सिद्धांत बनाए, ऐसे सिद्धांत जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी या काम में इस्तेमाल कर सकता है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो आज हम इस पूरी बातचीत को कह सकते हैं कि 3 हिस्सों में देखेंगे। हाँ, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो डालियो की कहानी, जो सच में किसी फिल्म से कम नहीं है। फिर हम उनके लाइफ प्रिंसिपल्स को समझेंगे, मतलब जिंदगी जीने के उसूल। और आखिर में देखेंगे कि यही उसूल एक कंपनी चलाने में, मतलब उनके वर्क प्रिंसिपल्स में कैसे काम आते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1949 में। रे डालियो लॉन्ग आइलैंड में एक जैज म्यूजिशियन के बेटे थे। स्कूल में कोई बहुत होशियार नहीं थे, लेकिन दुनिया काम कैसे करती है ये जानने की बड़ी बेचैनी थी। हाँ, और 8 साल की उम्र में अखबार बांटने का काम किया। लेकिन असली कहानी जो मजेदार है वो शुरू हुई जब वो सिर्फ 12 साल के थे। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। उन्होंने गोल्फ कोर्स पर कैडी का काम करके, मतलब लोगों का गोल्फ का सामान उठाकर कुछ पैसे कमाए। उस जमाने में सब स्टॉक मार्केट की बातें करते थे, हर कोई। तो उन्होंने भी सुना कर अपने सारे पैसे एक एयरलाइन, नॉर्थ ईस्ट एयरलाइंस के शेयर में लगा दिए। और मजे की बात ये थी कि ये कंपनी लगभग डूबने वाली थी। किसी को उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन किस्मत देखिए, किसी दूसरी बड़ी कंपनी ने उसे खरीद लिया और डालियो के पैसे 3 गुना हो गए। उन्हें स्टॉक मार्केट का चस्का लग गया। उन्हें लगा पैसा कमाना तो बच्चों का खेल है। बिल्कुल। और ये 1960s का दशक था। अमेरिका में जबरदस्त आशावाद का माहौल था। ऐसा लग रहा था कि कुछ भी मुमकिन है। डालियो खुद मानते हैं कि इस माहौल ने उन्हें जरूरत से ज्यादा, कह सकते हैं, आत्मविश्वासी बना दिया। और यही आत्मविश्वास आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी गलती की वजह बना। और वो गलती उन्हें ले गई उनकी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में। वो खुद इसे द अबिस कहते हैं, मतलब एक गहरी खाई। ये 1979-82 का दौर था। हाँ। डालियो को पूरा यकीन था कि अमेरिकी इकोनॉमी एक बहुत बड़े संकट में डूबने वाली है। उन्होंने पब्लिक में, टीवी पर, हर जगह ये भविष्यवाणी की और इस पर अपनी कंपनी का सारा पैसा दांव पर लगा दिया। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। बिल्कुल उल्टा। अमेरिकी सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिनकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी, और मार्केट डूबने के बजाय आसमान छूने लगा। और डालियो की भविष्यवाणी बुरी तरह गलत साबित हुई। वो लगभग दिवालिया हो गए। हालत इतनी खराब थी कि उन्हें अपनी कंपनी ब्रिज वाटर से अपने सारे कर्मचारियों को निकालना पड़ा। उन्हें अपने पिता से $4000 उधार लेने पड़े, सिर्फ अपना घर चलाने के लिए। सोचिए, वो कहते हैं कि ये उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक लेकिन सबसे जरूरी सबक था। यहाँ एक सवाल उठता है, बड़ी गलतियां तो बहुत लोग करते हैं और टूट जाते हैं। डालियो में ऐसा क्या अलग था कि उन्होंने इस तबाही को एक फिलॉसफी में बदल दिया? ये बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे लगता है इसी दर्दनाक अनुभव से उनके 2 सबसे बड़े आइडिया निकले, जो आज भी ब्रिज वाटर की नींव है। अच्छा? पहली चीज, इस नाकामी ने उन्हें जबरदस्त विनम्रता, मतलब ह्यूमिलिटी सिखाई। उन्होंने सीखा कि आप कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, आप हमेशा गलत हो सकते हैं। सही बात है। और यहीं से उनका पहला सिद्धांत बना, विनम्रता और आक्रामकता का बैलेंस। हाँ, कामयाब होने के यार्ड को बड़े दांव खेलने पड़ेंगे, आक्रामक होना पड़ेगा, लेकिन साथ ही ये मानने की विनम्रता भी रखनी होगी कि शायद मैं गलत हूँ। ये दोनों साथ साथ चलने चाहिए। और दूसरा बड़ा आइडिया था आइडिया मेरिटोक्रेसी का। आइडिया मेरिटोक्रेसी? यानी सबसे अच्छा आइडिया जीतना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आइडिया कंपनी के सीईओ का है या एक नए इंटर्न का। उनका मानना था कि उनकी नाकामी इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने किसी और की नहीं सुनी। वो अपने अहंकार में अंधे हो गए थे। तो इस राग से उन्होंने ब्रिज वाटर को दोबारा खड़ा किया, लेकिन इस बार बिल्कुल नए उसूलों पर। उन्होंने भावनाओं पर आधारित फैसलों की जगह सिस्टमैटिक डिसीजन मेकिंग पर जोर दिया। मतलब कंप्यूटर और डेटा का इस्तेमाल करके इंसानी गलतियों को कम किया जा सके। हाँ,
और उन्होंने एक ऐसी संस्कृति बनाई जिसे वो रेडिकल ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। कट्टर सच्चाई और पारदर्शिता, जहां लोग एक दूसरे को बिना किसी झिझक के सीधा और सच्चा फीडबैक देते हैं ताकि गलतियों से सीखा जा सके और सच हमेशा सामने रहे। तो ये थी उनकी यात्रा, एक जबरदस्त कामयाबी, एक भयानक नाकामी और फिर उस नाकामी से सीखकर एक ऐसी सोच का बनाना जिसने उन्हें दुनिया के सबसे कामयाब लोगों में से एक बना दिया। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। इन अनुभवों से डालियो ने जिंदगी के लिए क्या सिद्धांत बनाए? उन्होंने जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए एक 5 स्टेप प्रोसेस बनाया। हाँ, और ये सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन इसकी सादगी में ही इसकी ताकत है। बिल्कुल, ये एक तरह का लाइफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ, पहला कदम है स्पष्ट लक्ष्य रखें, हैव क्लियर गोल्स। आपको ठीक-ठीक पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। सिर्फ मैं कामयाब होना चाहता हूँ काफी नहीं है। किस चीज में, कैसा दिखना चाहिए, बिल्कुल साफ। और दूसरा कदम, उन समस्याओं को पहचाने जो आपको रोक रही हैं। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स। ये बहुत मुश्किल होता है। अक्सर हम मुश्किलों से नजरें चुराते हैं, खासकर अगर वो हमारी अपनी कमजोरी की वजह से हो। हाँ, लेकिन डालियो कहते हैं कि प्रॉब्लम को मानना ही उसे सुलझाने की तरफ पहला कदम है। सही बात। और तीसरा कदम है समस्याओं की जड़ तक पहुंचे, डायग्नोज रूट कॉज। ये बहुत जरूरी है। अक्सर हम लक्षण का इलाज करते हैं, बीमारी का नहीं। जैसे अगर कोई बार बार मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, हाँ, तो समस्या उसका आलस नहीं, शायद टाइम मैनेजमेंट की समझ ना होना है। तो जड़ को पकड़ना जरूरी है। चौथा कदम, एक प्लान डिजाइन करें। डिजाइन अ प्लान। जब आपको जड़ पता चल गई तो उसे ठीक करने का एक साफ सुथरा प्लान बनाओ। ये एक फिल्म के स्क्रिप्ट जैसा होना चाहिए, कौन क्या और कब करेगा। और पांचवा और सबसे जरूरी कदम, उस प्लान पर काम पूरा करें, पुश थ्रू टू कंप्लीशन। एक शानदार प्लान भी बेकार है अगर उस पर अमल ना हो। और ये प्रोसेस एक साइकिल की तरह है। आप एक लक्ष्य पूरा करते हैं, फिर एक नया और बड़ा लक्ष्य तय करते हैं और साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। इसके पीछे का जो दर्शन है वो मुझे बहुत पसंद है। दर्द प्लस चिंतन इज इक्वल टू प्रगति। पेन प्लस रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू प्रोग्रेस। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली है। हर दर्द, हर मुश्किल एक पहेली है। जब आप उस पर सोचते हैं और उसे सुलझाते हैं तो आप पहले से बेहतर और मजबूत बन जाते हैं। लेकिन इस आसान से दिखने वाले प्रोसेस को अपनाने में 2 सबसे बड़ी रुकावटें हैं। हमारा अहंकार और हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स। ब्लाइंड स्पॉट्स तो समझ आता है, वो हमें अपनी गलतियां मानने से रोकता है। कोई हमें बताता है कि हम गलत हैं तो हमें लगता है कि वो हम पर हमला कर रहा है। हाँ, ये वैसा ही है जैसे जब कोई हमें गाड़ी चलाने पर सलाह देता है तो हमारा पहला रिएक्शन होता है मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। यही अहंकार है। बिल्कुल। और ब्लाइंड स्पॉट्स? ब्लाइंड स्पॉट्स वो चीजें हैं जो हम देख ही नहीं पाते। हम सब दुनिया को एक खास नजरिए से देखते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या मिस कर रहे हैं। तो इन दोनों रुकावटों को तोड़ने के लिए उनका सबसे मशहूर सिद्धांत आता है, रैडिकली ओपन माइंडेड बने। और इसका मतलब सिर्फ खुले विचारों का होना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है इस सोच के साथ जीना कि मैं गलत हो सकता हूं। ये अपनी राय छोड़ देना नहीं है, बल्कि दूसरों की राय को ईमानदारी से समझने की कोशिश करना है, खासकर उन लोगों की जो आपसे सहमत नहीं है। एग्जैक्टली। मतलब ये बहस जीतने के लिए नहीं, बल्कि सच का पता लगाने के लिए है। ये समझना कि कोई समझदार इंसान आपसे अलग क्यों सोच रहा है, आपकी खुद की सोच को बेहतर बनाता है। एक तरह से अपनी सोच को स्ट्रेस टेस्ट करने जैसा है। बिल्कुल। आप विश्वसनीय लोगों, बिलीवेबल पीपल को ढूंढते हैं, यानी वो लोग जिनका उस फील्ड में कामयाब होने का ट्रैक रिकॉर्ड है, और उनके साथ अपने आइडियाज पर बहस करते हैं ताकि आप सच के ज्यादा करीब पहुंच सकें। तो ये लाइफ प्रिंसिपल्स व्यक्तिगत विकास के लिए तो बहुत शक्तिशाली लगते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या यही सोच एक बड़ी जटिल कंपनी को चलाने में भी काम आ सकती है? मुझे तो लगता है इससे ऑफिस में हंगामा मच जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और यहीं पर ही उनके वर्क प्रिंसिपल्स आते हैं। डालियो ने ब्रिजवाटर को एक आइडिया मेरिटोक्रेसी की तरह बनाया, जो ना तो तानाशाही है और ना ही लोकतंत्र। हाँ, ये ना तो तानाशाही है जहां बस एक बॉस के फैसले चलते हैं, और ना ही लोकतंत्र जहां सबकी राय बराबर होती है। तो फिर ये है क्या? ये एक बिलीवेबिलिटी वेटेड सिस्टम है। बिलीवेबिलिटी वेटेड। इसे ऐसे सोच सकते हैं कि अगर आपकी सेहत के बारे में कोई फैसला लेना है तो आप एक डॉक्टर की राय को एक प्लम्बर की राय से ज्यादा वजन देंगे, है ना? हाँ, बिल्कुल जाहिर सी बात है। बस यही सिद्धांत कंपनी में लागू होता है। जिस इंसान का किसी खास एरिया में बार बार सफल होने का ट्रैक रिकॉर्ड है और जो अपनी बात को तर्क के साथ समझा सकता है,
उसकी राय को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इससे फैसले बेहतर होते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आता है, लेकिन वो जो रेडिकल ट्रूथ और रेडिकल ट्रांसपेरेंसी वाली बात है, क्या उससे ऑफिस का माहौल टॉक्सिक नहीं हो जाता, जहां हर कोई बस एक दूसरे की आलोचना कर रहा हो? ये सुनने में तो बहुत कठोर लगता है। बिल्कुल, और ये ब्रिजवाटर का सबसे विवादास्पद हिस्सा है। ये हर किसी के लिए नहीं है। डालियो का मानना है कि ज्यादातर ऑफिसों में लोग एक दूसरे के बारे में पीठ पीछे बातें करते हैं, जिससे प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती। ये तो सच है। रेडिकल ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि आप सच्चाई को सामने रखें, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। पर इसकी सीमा क्या है? क्या ये पर्सनल अटैक नहीं बन जाता? इसका मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि सिस्टम को बेहतर बनाना है। जब कोई गलती करता है तो उसे छुपाने के बजाय उस पर खुलकर चर्चा होती है, ताकि सब उससे सीख सकें। ये दर्दनाक हो सकता है, लेकिन उनका मानना है कि ये विकास के लिए जरूरी है। तो फोकस काम पर है, इंसान पर नहीं। हाँ, और इसके लिए बहुत ट्रेनिंग और मैच्योरिटी चाहिए होती है। मुझे उनका एक और सिद्धांत बहुत दिलचस्प लगा, कौन क्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका मतलब किसी काम के लिए सही इंसान को चुनना उस काम की योजना बनाने से भी ज्यादा जरूरी है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? सुनने में है, पर सोचिए, अगर आपके पास सही लोग हैं तो वो एक खराब प्लान को भी ठीक कर लेंगे। अच्छा। लेकिन अगर आपके पास गलत लोग हैं तो वो दुनिया के सबसे अच्छे प्लान को भी बर्बाद कर देंगे। इसीलिए डालियो कहते हैं कि मैनेजर का सबसे जरूरी काम सही टीम बनाना है। ऐसे लोगों को काम पर रखना जो खुले विचारों वाले हों, विनम्र हों और मिशन को लेकर जुनूनी हों। और आखिर में वो एक संगठन को एक मशीन की तरह देखने की सलाह देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। इसका मतलब है कि जब कुछ गलत होता है तो उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए। ये किसी कर्मचारी की नाकामी नहीं है। ये मशीन में आई एक खराबी है जिसे ठीक करना है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो मैनेजर का काम एक मैकेनिक की तरह है। उसे ये नहीं पूछना चाहिए कि किसकी गलती है, बल्कि ये पूछना चाहिए कि सिस्टम में क्या गड़बड़ है जिसकी वजह से ये गलती हुई। बिल्कुल। क्या प्रॉब्लम डिजाइन में है या लोगों में? अगर लोगों में है तो क्या उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है या वो इस रोल के लिए सही नहीं है? इस तरह सोचने से आप भावनाओं को हटाकर समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं और अपनी मशीन को लगातार बेहतर बनाते रहते हैं। तो मैनेजर का काम लोगों को नहीं, सिस्टम को मैनेज करना है। सही पकड़ा। तो रे डालियो की इस पूरी कहानी और उनके सिद्धांतों से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? मेरे लिए तो ये है कि कामयाबी कोई तुक्का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक प्रोसेस है। सच्चाई का सामना करना, अपनी दर्दनाक गलतियों से सीखना और फिर उस सीख को ऐसे सिद्धांतों में बदलना जो आपको भविष्य में बेहतर फैसले लेने में मदद करे। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ पैसा कमाने या बिजनेस चलाने के बारे में नहीं है। ये सोचने का एक तरीका है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे कोई भी अपनी जिंदगी में ज्यादा तेजी से सीखने और बेहतर बनने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये सब कुछ विनम्रता, पारदर्शिता और सच्चाई की लगातार खोज के बारे में है। हाँ। डालियो ने तो अपनी पूरी जिंदगी के लिए इन सिद्धांतों की किताब लिख दी। इसे एक आखिरी सवाल मन में आता है। बताइए। सोचिए, अगर हम सब अपने अपने जीवन के सबसे जरूरी 3 या 4 सिद्धांतों की एक लिस्ट बनाएं, तो वो क्या होंगे? और क्या सिर्फ उन्हें लिखने भर से हमारे रोज के फैसलों में, हमारे काम करने के तरीके में कोई बदलाव आ सकता है?